हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपके साथ करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू किया है। इसमें हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको नोट्स के साथ समझाते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो ये आपको इजी हो जाता है, दोनों बाइलिंगुअल रहता है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। हम डिस्कस कर रहे हैं 14 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे समरी बना के आपको समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो हमारा इंडेक्स है, पहला आर्टिकल है हमारा बैट इकोमॉन। ये एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है। ये देखिए, हमने हैशटैग यहाँ पे देके आपको ये बताया हुआ है कि ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के कौन से हिस्से से रिलेट कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको पता हो कि इस आर्टिकल के जो नोट्स हैं आपके कहाँ पे काम आने वाले हैं। तो ये आपका साइंस एंड टेक जो कि जीएस पेपर 3 और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी वो भी जीएस पेपर 3 में आता है। दोनों ही जगह ये आर्टिकल हमारा यूजफुल है। आगे हम देखते हैं देसी सीड्स का कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारे देसी बीज होते हैं उनके संरक्षण के ऊपर ये आर्टिकल आया है हिंदू में। ये इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है, साथ में हेरिटेज और कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर के लिए ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर है वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर है। कल्चर यानी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो फेस्टिवल्स हैं, रीति रिवाज हैं, इन रिचुअल्स हैं, इन सब से जुड़ी हुई हमारी जीवन पद्धति, ये लाइफ स्टाइल है, उससे उसको डिनोट कर रही है कल्चर। और हमारी जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे भारत में बहुत सालों से कृषि प्रधान देश रहा है, तो हमारी संस्कृति कृषि संस्कृति ही है आज भी बहुत जगह। फिर तीसरा आर्टिकल है बुद्धिस्ट हेरिटेज एट बोध गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, उसको उनकी मांगे क्या क्या हैं, राजनीतिक मांगे हैं, और उसको हम समझेंगे, उनकी मांगों का आधार क्या है, दोनों पक्ष और विपक्ष को समझेंगे। तो ये हेरिटेज और कल्चर से भी जुड़ा हुआ आर्टिकल है, साथ में पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलीजियस राइट्स की डिमांड की गई है, इसलिए ये दोनों ही जगह आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तीसरा आर्टिकल हम देखेंगे, चौथा आर्टिकल देखेंगे टेम्पल एंट्री रिफॉर्म्स केरला में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहां पे कुछ समुदायों को एंट्री अलाउड नहीं थी उनके इनर एरिया में, अब वहां पे सारे समुदायों को अलाउ कर दी गई है। तो किस तरीके से हमारे हेरिटेज में समय के अनुसार बदलाव आने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, उससे जुड़ा आर्टिकल है। तो ये आपका हेरिटेज और कल्चर में भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, जो कि आपका जीएस पेपर 2 में आता है, और हेरिटेज एंड कल्चर आपका जीएस पेपर 1 में आता है। तो ये आर्टिकल दोनों ही जगह आपके काम आएगा, इससे जुड़े नोट्स आपके दोनों जगह काम आएंगे। फिर हम बात करते हैं बैसाखी, विशु, पाम संडे और अंबेडकर जयंती की। ये हमारे हेरिटेज और कल्चर से जुड़े हुए हमारे पर्व हैं। वो पर्व जैसे हमारे अंबेडकर जयंती है, हमारे संविधान के जो मुख्य ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने लीड किया और उनकी जयंती मनाई जाती है। पाम संडे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी पिछला संडे जो गया है वहां पे पाम संडे मनाया गया। क्रिश्चियंस के लिए, कम्युनिटीज के लिए ये बहुत ही पवित्र त्योहार होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, विशु केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम जानेंगे। और उसके अलावा बैसाखी फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस को भी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, मनरेग का इफेक्टिवनेस को लेकर सर्वे की डिमांड की गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिमांड की है। तो ये आर्टिकल जो है ये हमारा सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्कीम है जो वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए बनाई गई थी। तो ये सोशल जस्टिस में ये टॉपिक हमारा पॉलिटी के अंतर्गत जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, वहां पे हम इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर फेवरेबल विंटर का बम्पर हार्वेस्ट हुआ है इस बार जो मौसम रहा है सर्दियों का, वो बहुत ही फेवरेबल रहा है हमारे वीट के हार्वेस्ट के लिए। तो हमारी जो इस बार क्रॉप्स की जो पैदावार है वीट की, वो इस बार बहुत ही अच्छी होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ये आर्टिकल आप समझ सकते हैं हमारे इकोनॉमी से जुड़ा आर्टिकल है, क्योंकि कृषि जो है हमारे इकोनॉमी का अभी भी आधार आज भी है, और इसलिए ये हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स है। एक आर्टिकल हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप समझते हैं ये हमारा पॉलिटी से जुड़ा आर्टिकल है, पॉलिटी से में भी है और सोशल जस्टिस में भी है। किस तरीके से एक समुदाय
किसी किसी भी उद्यम को आगे बढ़ाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट का जो भारत में लगभग खत्म हो गया था, दोबारा से उसमें जान डालने की प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, वो सारी बातें हम इस आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अर्बन इंडिया की सेविंग्स, जो हमारे शहर में लोग रहते हैं, उनके जो तनख्वाहें हैं यानी कि उनकी इनकम है, वो लगभग एक जगह आके रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही। और जबकि खर्चे लगातार, दाम चीजों के बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में उन लोगों का खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। ये आरबीआई सर्वे में से निकल के आने वाली बातें हैं, तो इस बात को हम समझेंगे। ये हमारा, आप जैसे समझ सकते हैं, ये इकोनॉमी से जुड़ा आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ आर्टिकल। और एक आर्टिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, रेलवे के प्रोजेक्ट में कितना, कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, कैसे उसमें तरक्की हो रही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये भी हमारा इकोनॉमी से जुड़ा आर्टिकल है। और अंतिम आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड में जो टैरिफ लगाई हैं, इसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि जो उन्होंने वर्ल्ड में टैरिफ लगाई हैं, ट्रेड टैरिफ्स, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका चाइना किस तरीके से मुकाबला कर रहा है, भारत के पास एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है चाइना के मुकाबले, इस पूरी एनालिसिस को हम समझेंगे। ये हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, मगर इसमें हम एक चीज और भी जोड़ सकते हैं, ये आईआर से भी जुड़ा हुआ आर्टिकल कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी इससे प्रभावित होने वाली हैं। तो आइए अब बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं एक एक करके इन आर्टिकल्स का डिस्कशन को। पहला इस आर्टिकल शुरू करते हैं बैट इकोमॉन टेक्नोलॉजी से। तो जो पहला आर्टिकल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों से ही जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये आर्टिकल की हेडलाइन है 14 तारीख के सबसे लास्ट पेज में, जो पेज नंबर 2 है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है, आप ओरिजिनल हिंदू से वो आर्टिकल रेफर कर सकते हैं। और इस आर्टिकल को हमने समरी में बना के स्ट्रक्चर रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी है बैट इकोमॉन टेक्नोलॉजी। ये जब आप सिलेबस देखेंगे, आइए मैं आपको सिलेबस का इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस पे आ जाइए। आपको याद होगा ये डॉक्यूमेंट हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था। और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में आप देखेंगे, एक खास बात मेंशन है, वो क्या है कि हमारे इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जहां पे भी टेक्नोलॉजी को हम भारतीयकरण कर रहे हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे लिए खास फोकस का एरिया रहेगी सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आप आइए इस आर्टिकल में और इसको समझिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो भारत ने खुद डेवलप की है। तो इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में ये आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा यंत्र है, ऐसा उपकरण है जो रिसर्च, ग्लोबल रिसर्च चल रही है चमगादड़ के ऊपर। चमगादड़ के ऊपर रिसर्च क्यों चल रही है, इसके कई कारण हैं, वो भी बहुत हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। जो बैट्स होते हैं, आप सब जानते होंगे, बेसिक साइंस, जनरल साइंस में आपको सबको मालूम होगा, ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं है, ये मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है आपको मालूम होगा, याद होगा, जो हमारे यहाँ कोविड आया था, कोविड जो जिसके बारे में कहा गया था, वुहान में, चाइना में रिसर्च चल रही थी बैट्स के ऊपर, वहां से ये वायरस लीक हुआ, क्योंकि जो बैट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे वायरस रहते हैं, वो उन सब वायरस को अपने अंदर समेट के रखते हैं, लेकिन वो खुद भी प्रभावित इतना नहीं होते। लेकिन अगर वो वायरस हमारी खाद्य श्रृंखला में आ जाए या हमारे ह्यूमन सिस्टम्स में आ जाए, तो वो मानव को बहुत प्रभावित कर सकता है, जैसा कि हमने देखा कोरोना वायरस ने किया था। तो वो हमारे जो बैट्स हैं वो रिजर्वायर हैं ढेर सारे वायरस का, तो इसलिए उन पे रिसर्च चलती रहती है और ग्लोबल रिसर्च चलती है। भारत का योगदान बहुत कम है, अब ज्यादा हो जाएगा जब से हमने ये यंत्र बना लिया। ये यंत्र क्या करेगा, ये यंत्र शाम को एक्टिव हो जाता है और शाम को वो स्विच ऑन ऑटोमेटिक हो जाता है। और क्योंकि शाम के समय ही बैट्स बाहर निकलते हैं, चमगादड़ बाहर निकलते हैं, तो ये जंगलों में इसको लगा दिया जाता है, या अर्बन स्पेसेस में, शहरों में भी जहां पे चमगादड़ निकलते हैं तो वहां पे इसको लगा दिया जाता है। ये क्या करता है, बैट्स जो भी आवाज निकालते हैं, जिसको कहते हैं बैट्स कॉलिंग, उन आवाज को ध्यान से रिकॉर्ड करता है। पीछे से बैकग्राउंड और भी शोर आता है, बाकी कीड़े मकोड़ों की भी आवाजें भी होती हैं, और ऐसे भी जो शोर होता है वो भी होता है। उन सारे शोर को नॉइस कहते हैं, जो कि हमारे लिए अनवांटेड सिग्नल है। उस सारे नॉइस को ये हटा देता है और केवल बैट्स की जो
कॉल्स है उनके उनके सिग्नल्स को ये रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उनको अपने डेटाबेस से मैच करता है कि ये कौन सी स्पीशीज का बैट है, क्योंकि हर इस बैट का स्पीशीज अलग तरीके का सिग्नल देगा, और उससे मैच करके उसकी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी स्पीशीज का बैट यहाँ पे इस एरिया में है। उसके अलावा ये पूरा स्टैटिस्टिक्स भी देता है कि कौन से स्पीशीज के बैट ज्यादा एक्टिव होते हैं, कौन ज्यादा कॉल्स देते हैं, कौन कम कॉल्स देते हैं। तो बैट से जो रात को हवा में निकलते हैं आकाश में और अलग अलग कॉल्स देते हैं, उनकी कॉल्स के एनालाइज करके हम बैट्स को एक तरीके से पहचान रहे हैं, कौन कौन से बैट्स हमारे आसपास रह रहे हैं, उनकी स्पीशीज को पहचान रहे हैं और उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं। ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर में हमने जब सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पे हम कैमरा ट्रैप्स लगा रहे हैं और कैमरा जो टाइगर के पग मार्क्स है उसके आधार पे पहचान कर रहा है कि ये कौन कौन से टाइगर, कितने टाइगर इस एरिया में हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे टाइगर को काउंट कर रहे हैं और टाइगर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे बैट्स को हम पहचान रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। उसके लिए भारत में एक जो नया उपकरण बनाया गया है उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। मैंने समरी आपको मोटे मोटा समझा दी है और इसको अभी हम एक बार जल्दी से रीड भी कर लेंगे। आपको जो भी चीजें रह गई होंगी, एक दो पॉइंट्स, वो भी क्लियर हो जाएंगे। बैट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बैट्स हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं, यानी पॉलिनेशन करते हैं, और पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। उसके बाद ही फल बनता है या आपकी जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से बैट्स पॉलिनेटर के रूप में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो बैट्स हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके ऊपर ग्लोबल रिसर्च होना किस लिए जरूरी है ये भी मैंने आपको समझाया। आइए देखते हैं। तो बैट इकोमॉन जो है, यानी कि बैट की जो इको होती है उसके मॉनिटरिंग का सिस्टम है। मॉन है शॉर्ट फॉर्म मॉनिटरिंग के लिए। तो बैट इकोमॉन जो हमारा उपकरण है ये डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है बैट कॉल्स को रियल टाइम में। ये भारत का पहला ऑटोमेटिक बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसी तरह के सिस्टम जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में है वो बहुत महंगे आ रहे हैं। भारत ने उसी टेक्नोलॉजी को बहुत ही सस्ते में बना के लगभग 1/3 उसकी कॉस्ट पड़ रही है हमें, और हमने ये काम किया है। अब देखिए जो कंपोनेंट्स है, इसमें एक सोलर पैनल है, बैटरी है, वाईफाई कम्युनिकेशन यूनिट है। अगर सूरज ना भी उगे तो ये 8 दिन तक काम करता रह सकता है, और जो भी सिग्नल्स हैं वो रियल टाइम उसको ट्रांसफर कर सकता है, जहां पे इन सिग्नल्स को एनालाइज करके बैट्स की स्पीशीज को हम पहचान सकते हैं और बाकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये डेवलप किया है कादम्बरी देशपांडे और वेदांत बर्जे नाम के 2 वैज्ञानिकों ने, और इसको लगाया गया है उपकरण को बेंगलोर के इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में। और ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको समझाया, शाम होते ही ये एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिक और सारी सिग्नल्स को कैप्चर करता है। अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें एक विजुअल रेंज फ्रीक्वेंसी होती है, जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं उसके बाहर की फ्रीक्वेंसी हम देख नहीं सकते, उससे कम फ्रीक्वेंसी भी हम देख नहीं सकते। उसी तरह जो आवाज की ध्वनि होती है, उसकी तरंगे होती हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसमें भी हम एक रेंज के अंदर की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। उससे ऊपर की ध्वनि हम नहीं सकते, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, और उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी भी हम नहीं सुन सकते, जिसको कहेंगे सबसोनिक। तो सबसोनिक यानी कि जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं, अल्ट्रासोनिक यानी कि ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये हायर फ्रीक्वेंसीज को जो हम सुन नहीं सकते उसको ये इंस्ट्रूमेंट हमारा डिटेक्ट करता है, और ये उसके बाद सारी नॉइजेस को कैंसिल करता है, उनको हटाता है, उसमें से बैट्स की कॉल्स को छांटता है, उनका एक स्पेक्ट्रोग्राम बनाता है। स्पेक्ट्रोग्राम यानी कि सिग्नल का ग्राफ बनाता है रियल टाइम बेसिस में, और ये हमें फिर एक न्यूरल नेटवर्क का हमारा जो डेटाबेस होता है उससे मैच करता है, उनके वॉइस सैंपल को उससे पहचान करता है कि कौन सी स्पीशीज है। ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूं। इसका आउटपुट क्या होगा, एक स्पेक्ट्रोग्राम होगा और हमें स्टैटिस्टिकल डेटा भी मिलेगा। अब इससे हमारा समय बचता है। पहले अगर 1 रात की रिकॉर्डिंग को एनालाइज करने में हमारे 3 दिन जाते थे, तो अब वो काम कुछ ही घंटों में किया जा सकता है इस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो ग्लोबल रिसर्च चल रही है उसमें भारत का योगदान अभी तक बहुत कम था, अब ज्यादा हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ग्लोबल रिसर्च में। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे शेरोवॉक्स नाम का एक ग्लोबल डेटाबेस है जो बैट्स की रिसर्च के ऊपर बनाया गया है, और जेनो कैंटो नाम का दूसरा डेटाबेस है। तो
अब हमारा भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये हमारा इन भारत में ज्यादातर जो बैट्स हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं, यानी कि वो कीट पतंगों के ऊपर वो जीवित रहते हैं, उनका आहार के ऊपर जीवित रहते हैं। और इन्होंने जो बनाया है सिस्टम, इसकी जो कॉस्ट है वो ग्लोबल जितने भी हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के 1/3 कॉस्ट पे हमने बनाया है। और इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी हैं। हम अपने डेटाबेस को और वाइड करेंगे। आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को हम पहचान कर पाएंगे, और ये हमारे आगे के डेवलपमेंट्स है। तो इस तरीके से हमने ये आर्टिकल देखा। अब हम आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल में, जो कि है देसी सीड्स की कंजर्वेशन। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है देसी सीड्स का कंजर्वेशन, यानी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स का कंजर्वेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सब जानते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होगा, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद हमारे सामने खाद्य संकट हो गया था। उस समय की जनसंख्या हमारी 40 करोड़ के आसपास थी जिस समय भारत आजाद हुआ। आज हम 140 करोड़ के ऊपर हैं, लेकिन उस समय जो हमारा फूड का प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, क्योंकि बहुत समय एक 200 साल का जो टाइम पीरियड था वो हमारा गुलामी का टाइम था, जिसके दौरान कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुई, हर जगह डिक्लाइन हुआ। इसकी वजह से जब अंग्रेज गए तो हम भारत को बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में छोड़ के गए थे, तो हमारे सामने खाद्य संकट था। ऐसे समय में हमने अमेरिका से हमने अनाज का आयात किया। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का 1965 का वॉर हुआ तो अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज करने लगा और खाद की आपूर्ति को, सप्लाई को रोकने लगा। ऐसे समय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से अपील की थी कि हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अमेरिका के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, भले ही पूरा देश एक दिन के लिए उपवास रखे। उन्होंने अपील करने पे पूरे भारत ने, सभी समुदायों ने साथ दिया और ज्यादातर लोग शुक्रवार के दिन उपवास रखने लगे और एक दिन खाना नहीं खाने लगे। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं जब हमारे पास खाने को खाना नहीं होता था। उसी समय जो हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वो हमारे वैज्ञानिक थे। उन्होंने यहाँ पे एक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यहाँ पे प्रचारित करना शुरू किया। ये वैरायटी ऑफ सीड्स थी जेनेटिकली डेवलप की गई थी लेबोरेटरी में, और ये इसकी खास बात ये थी कि इससे पैदावार बढ़ जाती थी। और ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अमेरिका में शोध किया था, उसी को भारत में अप्लाई किया गया। ये समय की मांग थी, हमारे पास खाद्य संकट था, इसलिए हाइब्रिड सीड्स को अपनाना हमारी उस समय की जरूरत थी ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये क्यों जरूरी है, अपने ट्रेडिशनल सीड्स को बचाना क्यों जरूरी है। हाइब्रिड वैरायटी सीड्स उस समय तो ठीक थे, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इनपुट डिमांड करते हैं, वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए हो। जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी जरूरत, उससे काम नहीं चलता, केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे में जो किसान होते हैं उनको महंगे फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उनके ऊपर आर्थिक दबाव ज्यादा पड़ता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है नुकसान उसका, कि वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो से हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो इसलिए हीट निकलती है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ऐसे में वाटर टेबल हमारी नीचे चली जाती है। पंजाब में वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुकी है, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई किया गया था। आज के समय में पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसको कहते हैं कैंसर ट्रेन, कैंसर एक्सप्रेस, जो पंजाब से लेके राजस्थान तक आती है। उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे केमिकल के फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज से वहां पे खाने में केमिकल्स आने लगे और जिससे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी। तो आप समझ सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, या हमारी वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, उससे भी क्या नुकसान होने वाला है। तो ये इसमें केमिकल ज्यादा लगते हैं, इसमें पानी ज्यादा लगता है। ये वाले जो वेराइटी है HYV यानी हाइब्रिड सीड्स, ये क्लाइमेट चेंज को भी सह नहीं सकती। जैसे कि हमारे यहाँ अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी बैसाखी के दिन 2 दिन पहले हमने देखा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जगह जगह गरज के साथ बौछारें पड़ी, यानी रेन एंड थंडर शावर्स आए। जबकि ये सीजन जो है हमारा स्प्रिंग सीजन है, ये हमारा समर का सीजन नहीं है। समर का सीजन अभी मई में आएगा, लेकिन ये पहले से ही गर्मी शुरू हो गई। तो क्लाइमेट चेंज से
जो पैदावार है, जो यील्ड है, वो कम होती जाएगी और इसलिए जो हमारे हाइब्रिड सीड्स हैं वो इसको स्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि ये लैबोरेटरी में डेवलप किए गए हैं। ये तीसरा प्रॉब्लम है इनके साथ। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कि ये सीड्स आगे कंटिन्यू नहीं हो पाते, एक ही बार यूज हो पाते, अगली बार वो उनका उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए हर बार किसान को हर सीजन में नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं, इसलिए किसान के ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ता है। आपने भारत में किसानों के सुसाइड्स यानी आत्महत्या का मुद्दा सुना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछली सरकारों को और इस सरकारों को भी परेशान करता रहा है। किसान अपने जो कर्जे के चक्र से निकल नहीं पाता और अंत में वो आके वो सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह की समस्याओं को, नई समस्याओं को जन्म दिया, जहां हरित क्रांति ने एक जगह तो हमारी भूख को शांत करने के लिए ढेर सारा अनाज दिया, पैदावार बढ़ी, ये सच है कि पैदावार बढ़ी, लेकिन नुकसान क्या क्या हुआ, किसान को के ऊपर जो ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ा, केमिकल्स की फर्टिलाइजर ज्यादा हुए, अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हुई और साथ में ये न्यूट्रिशियस भी कम है। इसमें वेट, तो इसका जो HYV सीड्स होता है, हाइब्रिड सीड, उसका एक दाने का वेट ज्यादा होता है ट्रेडिशनल वीट के जो वजन से, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, उसमें पोषक तत्व कम होते हैं, विटामिन मिनरल्स कम होते हैं। तो जो मिलेट्स हैं, आज के समय की डिमांड क्या है, जो मोटे अनाज हैं मिलेट्स, उनको प्रमोट करना चाहिए जिसमें मिनरल्स और विटामिन ज्यादा हैं। वैसे भी वीट जो है वो भारत में बहुत ज्यादा बाद में आया है। पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ मोटे अनाज ही खाए जाते थे, जैसे ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें ही हम लोग के यहाँ कंज्यूम की जाती थी। गेहूं बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं ये इस आर्टिकल को, फूड डाइवर्सिटी। तो हमारा जो फूड डाइवर्सिटी है, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, अलग अलग किस्मों के बीज होंगे, उतनी ज्यादा हमारी खाद्य सुरक्षा होगी। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, अगर केवल हाइब्रिड वेराइटी है हर जगह तो हो सकता है वो झेल ना पाए, लेकिन अलग अलग वेराइटीज हैं तो एक वेराइटी अगर आपकी क्लाइमेट चेंज को नहीं अडॉप्ट कर पाती तो दूसरी वेराइटी उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो हमें डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी हमारी स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगी कि हमारे पास खाने के लिए हर समय फूड हो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो फूड प्रोक्योरमेंट है, जैसे राशन कार्ड में जो सरकार राशन बांटती है, जो MSP देके सरकार गेहूं को खरीदती है, फिर उसको राशन शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, या मिड डे मील स्कीम चलती है, स्कूलों में अलग अलग स्कीम चलती है, या सरकारी हॉस्पिटल में खाना सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है। ये जहां जहां भी सरकार फूड खरीदती है, गेहूं को खरीदती है किसानों से, वहां सब जगह किस चीज को प्रेफरेंस दी जा रही है, हाइब्रिड सीड्स को। तो अगर सरकार को ये अगर बदलाव करे कि हम हाइब्रिड सीड्स को प्रेफरेंस ना देके ट्रेडिशनल सीड्स को प्रेफरेंस दें, पॉलिसी में चेंज करें, तो ये हम अपने ट्रेडिशनल सीड्स को बचा सकते हैं। यहां तक कि जो कंज्यूमर्स हैं आज, वो भी प्रेफरेंस किसको करते हैं, हाइब्रिड सीड्स को। लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स में जो ट्रेडिशनल हमारे बीज होते हैं, उनमें स्वाद भी ज्यादा अच्छा होता है और उनमें पोषण तत्व भी ज्यादा होते हैं। आप जानते हैं भारत में ज्यादातर महिलाएं अनीमिया का शिकार है। ये भी आप जानते हैं कि भारत में गाँव में आप जाएंगे तो एक आम व्यक्ति में वो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार है। स्टंटिंग और वेस्टिंग कहते हैं उसकी हाइट कम है, उसके बॉडी के वजन के हिसाब से, या हाइट कम है, या उसका बॉडी मास कम है, इसको तो इसलिए मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। ज्यादातर गांव के लोग आप देखेंगे मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, बॉडी का विकास ठीक से नहीं होता है और कई सारी महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित है। तो इन सब चीजों के कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी है, जो कि हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड से पूरी नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारी हेरिटेज का भी हिस्सा है। और मॉडर्न चैलेंजेस, आज के समय के चैलेंजेस क्या हैं, मैंने 1 बाय 1 लिस्ट डाउन किए हैं यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो हाइब्रिड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करता है, वाटर ज्यादा यूज करता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं समरी में ऑलरेडी, यहाँ पे बस आप एक बार पढ़ सकते हैं सारे नोट्स में। यह क्लाइमेट शॉक को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कि बाढ़ आना, जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, इस तरीके के जो, या फिर बेमौसम ओला गिरना, ठीक है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है। या फिर आपने देखा होगा कई बार टिड्डों का हमला हो जाता है,
ठीक है, ये भी न्यूज में आता है कि टिड्डों ने हमला कर दिया और पूरे पूरे खेत सफा चट कर गए। ये सब क्लाइमेट चेंज के निशानियां हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज को जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो इवॉल्व हुए नेचुरल प्रोसेस से, वो लैब में नहीं बनाए गए। उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता खुद से विकसित हुई है स्वाभाविक रूप में, इसलिए वो क्लाइमेट रेजिलियंट है। वो सूखे की मार भी झेल सकते हैं, वो बाढ़ की मार भी झेल सकते हैं, और यहाँ तक कि वो खारी मिट्टी यानी नमकीन सलाइन सॉइल में भी वो अच्छे से उग सकते हैं। तो वो मजबूत है अंदर से, ठीक है। वो हाइब्रिड वाले सीड्स मजबूत नहीं है, उनकी पैदावार नहीं हो पाएगी इतनी। इसलिए हम आज के समय में जो हमारे ओरिजिनल सीड्स खत्म होते जा रहे हैं, केवल हाइब्रिड ही चल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। और बात करते हैं फूड सिस्टम्स की। सब दूसरा चैलेंज ये है कि जो कंज्यूमर है वो भी ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड सीड्स के लिए डिमांड रखता है। तो मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी, किसान फिर वही उगाएंगे, क्योंकि किसानों को भी पैसे चाहिए। तो और सरकार भी प्रमोट किसको करती है, हाइब्रिड को करती है। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल की। अब हम कुछ एक सरकारें एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स चला रही हैं, जैसे कि उड़ीसा में मिलेट मिशन चला रहे हैं। ये एक अपवाद है, एग्जाम्पशन है, जहां पे गवर्नमेंट ट्रेडिशनल सीड्स को फेवर कर रही है। इस तरह के हमें और मिशंस की जरूरत है। तो रिसर्च भी, जितना भी रिसर्च है वो किस पे फोकस्ड है, तो सरकार भी फेवर कर रही है हाइब्रिड को, रिसर्च भी फेवर कर रहा है हाइब्रिड को, और मार्केट भी फेवर कर रही है हाइब्रिड को। जबकि हाइब्रिड जो हमारा वैरायटी है वो मौसम की मार नहीं झेल सकता, ठीक है। इसलिए अगर हमें अपना फूड सिक्योरिटी आगे के लिए सुनिश्चित करना है, तो हमें जल्दी ही अपने ट्रेडिशनल सीड बैंक बनाने होंगे, पुराने सीड बैंक जो बीजों के भंडार बनाने होंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग वेराइटीज के, डाइवर्स स्पीशीज के हमारे सीड हों। और ये जो सीड बैंक होंगे वो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज होंगे, जैसे कि हम समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह। और वो कम्युनिटीज आपस में एक्सचेंज करें और साथ में डेवलप करें। वो जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो साइंटिस्ट के साथ मिलके काम करे, ट्रेडिशनल सीड्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। ये सॉल्यूशन है हमारे इस प्रॉब्लम का। सरकार को भी फेवर करना पड़ेगा ट्रेडिशनल सीड्स को। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो जैसे मैंने बताया, नेशनल कंसल्टेशन हुआ है अभी उड़ीसा में MS स्वामीनाथन फाउंडेशन के द्वारा। MS स्वामीनाथन वही वैज्ञानिक हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक तरीके का राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। उस सम्मेलन में क्या बातें निकल के आई हैं, एक रोड मैप बनाया गया है, और ये कहा गया कि कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस समस्या का। कई लोगों को अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अटैक करना पड़ेगा, जिसमें सरकार भी शामिल है, मार्केट भी है, और रिसर्च भी है। रिसर्च को भी हमें ट्रेडिशनल की ओर फोकस करना पड़ेगा, और किसानों को साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग में, जो किसान ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड्स डेवलप कर रहे हैं उनको बेचने में, उनको खरीदने में सरकार उनको सपोर्ट करे। और कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए हमें मार्केटिंग और एड कैंपेन्स चलाने होंगे। तो इस तरीके से अब ये समय आ गया है कि हम लोग ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स की तरफ स्विच ओवर करें, और इससे हमें प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं, ज्यादा पैदावार भी इंश्योर कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी भी, कि आगे की हमारी फूड सिक्योरिटी भी सिक्योर है। ये दोनों चीज साथ में इंश्योर की जा सकती है, लेकिन हमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कई एंगल से, फूड सिक्योरिटी के एंगल से और एग्रीकल्चर के एंगल से। अब हम बात करते हैं हेरिटेज और कल्चर की। तीसरा आर्टिकल वो है जो बोध गया में हमारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे महाबोधि ट्री है, वहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स ने दावा किया है कि वो पूरी तरह से बौद्ध को सौंप देना चाहिए। वो अभी के जो टेम्पल मैनेजमेंट है उसमें काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध होते हैं। उनका मांग है कि हिंदुओं को पूरी तरह से हटा के ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बौद्ध को सौंप देना चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात लॉ की हो रही है, और ये आर्ट एंड कल्चर, ये हेरिटेज और कल्चर का भी हिस्सा है, क्योंकि हमारी कल्चरल हेरिटेज है। तो ये साझा विरासत है वैसे तो
तो ये जो पीपल का पेड़ है, महाबोधि ट्री, निरंजना नदी जो लगभग सूख गई है, जहां पे हमारे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लगभग 500-600 बीसी के पहले की बात है। और बाद में वहां पे राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने एक एक मंदिर बनाया जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा सम्राट अशोक जो थे वो लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 300-200 बीसी के आसपास के समय की बात है, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाए थे। तो आज के समय में ये मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, एक टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी है जिसमें 4 हिंदूज होते हैं, 4 बौद्ध होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उस कमेटी का। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि कोई भी व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। इसका ये होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब। तो हिंदी में बोलते हैं पदेन हेड, पदेन चेयरपर्सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिमांड्स। तो इनके प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक ग्रुप बना हुआ है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा बोध गया टेम्पल एक्ट को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो बौद्ध के हाथ में दिया जाना चाहिए। और हालांकि जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि ये प्रोटेस्टर्स पॉलिटिकल एजेंडा रखते हैं और ये सही नहीं है। अब देखते हैं इसकी जो विरासत है, जो ये टेम्पल है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ये हिस्ट्री, ये जो बौद्ध गया में टेम्पल कॉम्प्लेक्स था जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था, ये 13वीं शताब्दी में जो मोहम्मद गौरी के साथ उसके जनरल्स आए थे, उनमें एक जनरल का नाम था बख्तियार खिलजी। उन्होंने बंगाल और बिहार का कैंपेन किया था जिसमें आपने सुना होगा कि नालंदा के विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई थी। उस समय उस कैंपेन के बाद बुद्धिज्म ने डिक्लाइन किया। बुद्धिज्म जो है बिहार और बंगाल में डिक्लाइन हो गया आफ्टर बख्तियार खिलजीज कैंपेन ऑफ 13th सेंचुरी एडी। और उसके बाद 1590s में एक हिंदू मॉन्क होते हैं जिनका नाम है यहाँ पे दिया हुआ है घमंडी गिरी। उन्होंने यहाँ पे दोबारा से बौद्ध एक मठ की स्थापना की और उसको शैव मठ के रूप में स्थापित किया। वहां पे उनका कहना था कि जो गौतम बुद्ध थे वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, और इस तरीके से वहां पे पूजा शुरू की गई। तो 1590 से वहां पे पूजा हिंदुओं द्वारा की जा रही है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों की ही साझा संस्कृति है। इसके ऊपर जो विवाद है वो कब उत्पन्न हुआ, जब एक स्वामी विवेकानंद के समय, जो आप स्वामी विवेकानंद जी ने एक वर्ल्ड पार्लियामेंट शिकागो में अटेंड किया था, उस पार्लियामेंट में अटेंड करने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे श्रीलंका के, जिनका नाम था अनागरिका धर्मपाल। वो भारत भी आए थे, और वो जब बौद्ध गया गए तो उन्होंने महाबोधि मंदिर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग रखी। वहां मौजूद पुजारियों ने ऐसा अलाउ करने से मना कर दिया। यहां से विवाद हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये बात है 1920s की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है। उन्होंने याचिका दायर की। उस समय की जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने बोध गया में एक सेशन किया अपना, गया का सेशन 1922 में किया, और वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक कमिटी का हेड बनाया जो इस बात का सॉल्यूशन ढूंढे कि ये जो मंदिर है ये बौद्धों के पास होना चाहिए या हिंदुओं के पास होना चाहिए। दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ये हमारा मैटर विचार में ही रहा। जब भारत आजाद हो गया तो जो नया लॉ बनाया गया, वहां पे कमिटी में 4 बौद्ध और 4 हिंदुओं को शामिल किया गया। ये लॉ 1949 से चला आ रहा है। तो यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी थी, उसके बाद से जो उसका जो आउटकम हुआ वो ये कहा गया कि ये जो विरासत है ये साझी विरासत है, इसमें बौद्धों का भी क्लेम है और हिंदुओं का भी क्लेम है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एक कंबाइंड हमारा यूनिट बनाया गया, ठीक है। और इसके लिए ये हमारा पूरा एक, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, और इस एक्ट को रिपील करने के लिए ही सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जिस समय वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिपील करने के लिए एक्ट बना भी दिया था, मगर वो 1990s में कभी लागू नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये पूरे आर्टिकल में हमने आपको समरी बता दी है। अब ये आर्टिकल आज के समय में रिलेवेंट क्यों है?
ये इसलिए रिलेवेंट है, आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस किया था वक्फ बिल, पूरी तरह से उसको एनालाइज किया था, समझा था कौन कौन से प्रोविजन है जो कंट्रोवर्शियल है। वहां पे आपको याद होगा कि एक बात आई थी कि वक्फ बिल में कि एक जो वक्फ बिल है उसके अकॉर्डिंग जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको जो मैनेज करने के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। और यही बात सारे विवाद की सबसे बड़ी जड़ है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों, जब ये मुस्लिम्स का मैनेजमेंट का मामला है तो उसमें नॉन मुस्लिम्स मेंबर क्यों है। वैसा ही लगभग लगभग यहाँ पे मामला बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है बोध गया की, उसमें हिंदू भी है और बौद्ध भी है। तो इसलिए इस कारण से ये वाला टॉपिक दोबारा से न्यूज में आया है। इसलिए आई होप आपको ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन हालांकि पूरी तरह से इस चीजें सिमिलर नहीं है। यहाँ पे बात विरासत की हो रही है, एक साझी विरासत है जो जिसमें हिंदुओं का भी क्लेम है और बौद्धों का भी क्लेम है, और बाकी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। दूसरा पक्ष का कहना है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली फंड्स का डिमांड कर रहे हैं, वो उनके बीच में आपस में कोई यूनिटी नहीं है, वो लोग अलग अलग बैंक अकाउंट देते हैं जब डोनेशन मांगते हैं, जबकि हमारा जो मंदिर का डोनेशन है सारा का सारा ऑडिट होता है और FCRA के अंतर्गत, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत हम इसको सारा ऑडिट रिपोर्ट सामने रखते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, केरला टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये एक केरला के कासरगोड जिले में एक मंदिर है। देखिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे। आपको मालूम होगा जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि जब हमारी आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी एक संघर्ष चल रहा था साथ ही साथ, जिसमें जो अनटचेबिलिटी है, जो ऊंच नीच और छुआछूत की जो समस्या थी भारत के समाज में, उसके विरुद्ध भी संघर्ष चल रहा था साथ ही के साथ जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में बहुत सारे यहाँ नेताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए, जैसे गांधी जी ने हरिजन का कॉन्सेप्ट दिया और सेवा खुद से जाके की, हरिजन की सेवा की, और उसके अलावा यहाँ तक कि सावरकर जी ने भी इस जो मंदिरों में कुछ समुदायों के प्रवेश पे पाबंदी थी तो उनके लिए उन्होंने कैंपेन किया कि सभी मंदिरों में सभी समुदायों को आने की छूट होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये मूवमेंट आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ चलता है। इसको ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बड़ा था, केरल में भी बहुत बड़ा था। केरल में वाइकोम सत्याग्रह नाम से एक मूवमेंट है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम एक जगह है जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे भी ऐसी पाबंदियां थी, लेकिन वो पाबंदियां बाद में हटा ली गई। लेकिन आश्चर्य की बात है आज भी कुछ मंदिरों में इस तरह की पाबंदियां जारी हैं, जहाँ पे टेम्पल के खास एरिया में कुछ खास समुदायों की एंट्री अलाउड नहीं है। तो ऐसे से जुड़े इस टॉपिक से जुड़ा ही ये मुद्दा है। केरला के कासरगोड में जो मंदिर है, जिस मंदिर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है राया रामन टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास समुदायों की एंट्री अलाउड नहीं थी। प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद अब वो सफल हो गए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में जो विशु सेलिब्रेट किया गया, विशु एक त्योहार होता है जिसके बारे में हम अगले आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं। तो विशु हमारा 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है केरला में। केरला में ये ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में भी कई जगह सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये उसमें सभी समुदायों ने इस टेम्पल में एंट्री की और अब से ये चीज परमानेंट हो गई। यानी कि एक पुराना जो परंपरा चली आ रही थी, जो ऐसी परंपरा चली आ रही थी जो कि कहा जा सकता था कि डिस्क्रिमिनेटरी थी, कुछ समुदायों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो टेम्पल ने उसको खुद से रिफॉर्म किया, प्रोटेस्ट हुआ और रिफॉर्म किया, अब वहां पे एंट्री अलाउड है। तो ये हमारा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के अंतर्गत भी टॉपिक आएगा, और उसके अलावा ये हमारे हेरिटेज और कल्चर में भी ये टॉपिक आएगा। अब हम बात करते हैं जो हाल फिलहाल में त्योहार मनाए गए, बैसाखी, विशु और पाम संडे, इनके बारे में आपको एक संक्षेप में बताते हैं। बैसाखी फेस्टिवल जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि वसंत ऋतु का फेस्टिवल है, और ये ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ये फसल की कटाई के समय जो रबी की फसल होती है, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, वो अब जब कटती है
उस समय जो मनाए जाने वाले पर्व से जुड़ा हुआ है। और ये इससे इसके इस ये सिख धर्म से खास तौर पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे गुरु थे, बहुत सारे हमारे 10 गुरु हुए हैं सिखिज़्म में। तो उसमें हमारे जो तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास, उन्होंने ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया था कि वैसाखी की सेलिब्रेशन सिख लोग करेंगे। वैसे वैसाखी का सेलिब्रेशन उसके पहले से भी डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। खालसा की स्थापना की थी वैसाखी के दिन। तो ये भी इसलिए ये इन ऐतिहासिक घटनाओं से बैसाखी का दिन और बैसाखी का त्योहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल है हार्वेस्ट का, और जब नई गेहूं की फसल कट के आती है तो इसको इस चीज को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इससे जुड़ा एक काला अध्याय भी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग, ये भी हमारे न्यूज में था कि बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को के ऊपर गोलियां बरसाई थी। ये घटना है अप्रैल 13, 1919 की। 1919 में जलियांवाला बाग के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नोबेल प्राइज भी वापस, नाइटहुड भी वापस कर दिया था, और बहुत बड़ा विरोध हुआ था इसका। तो ये सारी घटनाएं बैसाखी से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं विशु की। विशु एक त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। विशु का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर, यानी कि ये एक तरीके से बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स की। आपको ज्योग्राफी की क्लास याद होगी, ज्योग्राफी की क्लास में हमने इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस पढ़ाया था। एक दिन होता है 23 मार्च का, 21 मार्च का, जिस दिन दिन और रात की समय अवधि बराबर होती है। ये वास्तव में उसे सेलिब्रेट करता है, लेकिन क्योंकि जो हमारा हिंदू सोलर कैलेंडर है, जो सोलर कैलेंडर है वो अप्रैल 14 या 15 के आसपास नया महीना स्टार्ट होता है। तो अप्रैल 14 को ये विशु सेलिब्रेट किया जाता है। जो मलयाली कैलेंडर, मलयाली मंथ जो है, मीडम नाम का महीना है मलयाली कैलेंडर में, उसकी शुरुआत को बताता है। तो विशु यानी कि जिस दिन दिन और रात बराबर होते, एक तरह से कह सकते हैं कि मलयाली कम्युनिटी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल शुरू हो रहा है। और ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है, अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। मनाने के थोड़े तरीके अलग हैं। तरीके में क्या होता है विशु में कि एक टेबल में बहुत सारी शुभ चीजों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि फसल है, नई फसल है, कपड़े हैं, सिक्के हैं, पैसे हैं, शीशा है, ऐसी कुछ चीजें हम इकट्ठा करते हैं। और जो सुबह बच्चे सो के उठते हैं तो कोशिश करते हैं पहली चीज उनकी नजर जाए तो उनकी नजर में ये सारी चीजें देखें। ये चीजें प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, ताकि पहली नजर पड़े वहां पे भगवान की भी प्रतिमा रखी जाती है, कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी जाती है, तो कृष्ण भगवान पे और इन सब चीजों में उनकी नजर, पहली नजर सुबह ये पड़े। ऐसा ही बिल्कुल रीति रिवाज पारसी समुदाय में भी है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। जिस तरीके से विश्व मनाया जाता है, सेम सेलिब्रेशन का स्टाइल पारसी समुदाय में नवरोज मनाया जाता है। जबकि पारसी ईरान में है, और केरल और ईरान की दूरी कितनी ज्यादा है, मगर दोनों की जो रिचुअल्स हैं वो कितने मिलते जुलते हैं, ये आप यहाँ पे देखिए। और तो ये विशु हमारा मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में। अब हम बात करते हैं पाम संडे की। पाम संडे बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स। ये वो दिन है जिस दिन जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में वापस आए थे। उन्होंने एंट्री की थी, लोगों ने उनके स्वागत में वहां पे जो पेड़ होते हैं, पाम पेड़, उस क्षेत्र में उसकी पत्तियां काट के उसको लहराया था कि सब लोगों ने स्वागत किया था जीसस क्राइस्ट का वापस जेरूसलम में, जो कि बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। तो इस तरीके से इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी पाम संडे सेलिब्रेट करती है। ये जो हमारा फेस्टिवल है, क्रिश्चियन फेस्टिवल, ये हमारा जिस संडे को सेलिब्रेट होता है उसका नेक्स्ट संडे हमारे ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ईस्टर एक सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाती है। तो ये ईस्टर के संडे से पहले होने वाले संडे को पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंबेडकर जयंती की, जो कि वो भी 14 अप्रैल को मनाई गई। आप सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, उनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है देश में पूरे धूमधाम से, और साथ में कई सारे राज्यों में इसे पब्लिक हॉलिडे के घोषित किया गया हुआ है। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत बहुत सारे फेस्टिवल्स की, उनके सिग्निफिकेंस की, बैसाखी, विशु, पाम संडे और अंबेडकर जयंती की। अब हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हम बात करेंगे मनरेगा की। महात्मा गांधी
रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम थी, ये इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जो के मुख्य उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य थे कि जो पिछड़े वर्ग रह गए हैं, जो लोग, जो समुदाय हाशिए पे चले गए हैं, उनको किनारे कर दिया गया है। विकास में जो शामिल नहीं हो पाए हैं, जो जिनके पास काम करने के लिए भी नहीं है, काम भी नहीं है, उनको काम दिया जाए, कम से कम सुनिश्चित किया जाए वो काम करें। सरकार उनको काम की गारंटी दे, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे, और 365 दिन में से कम 100 दिन तो गारंटी मिले। कम से कम 100 दिन तो वो खुद से अपनी मेहनत से पैसे कमा के खाएं, इज्जत से जिए। तो यानी कि सेल्फ डिग्निटी, सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो ये सारा टॉपिक आप समझ सकते हैं कि सोशल जस्टिस में आ रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंक्लूजन, सारे लोगों को साथ में, सबका विकास हो साथ में, उसके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जानते हैं कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से मनरेगा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके लिए फंड एलोकेशन में भी कमी आई है। उसके लिए पॉलिटिकल रीजंस हैं। जो मनरेगा स्कीम आई थी वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में लाई गई थी। स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इस पे फोकस अभी नहीं किया जा रहा है पॉलिटिकल रीजन से। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन की है, अनुशंसा की है क्या, कि इस स्कीम के कुछ बिंदुओं पे सर्वे होना चाहिए। कौन कौन से बिंदुओं पे सर्वे होना चाहिए? पहला, कि पेमेंट टाइम पे हो रही है कि नहीं। अगर पेमेंट ही नहीं होगी टाइम पे तो लोग क्यों काम करेंगे? काम भी करें, उनको टाइम पे पैसे ना मिले तो उनका विश्वास इस स्कीम से घटेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, या केवल एक ही समुदाय को ज्यादा काम दिया जा रहा है, इस तरह की चीजें। तो इन सब चीजों बिंदुओं पे इसको, या फाइनेंशियल इसमें कहीं घोटाले नहीं तो नहीं हो रहे, पार्टिसिपेशन, इन सारी बिंदुओं पे इसका सर्वे किया जाए। ये डिमांड की गई है। किसने? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिमांड की है। और ये गोल जो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थे, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, इन सब का पार्टिसिपेशन हो, और पूरे इंडिया में हर जगह, ये नहीं केवल एक एरिया में। तो हमारा जो इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो अचीव हो। और लेकिन पेमेंट टाइम से ना होने की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट है। कई बार ऐसा देखा गया है ये स्कीम सफल क्यों नहीं हो पा रही। इस समय की सरकारों पे आरोप है कि वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे, पॉलिटिकल कारणों से इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, फंड्स नहीं दिए जा रहे टाइम पे, जिसकी वजह से टाइम पे पेमेंट नहीं हो रही, लोगों का विश्वास घट रहा है, और ये स्कीम हमारी इनइफेक्टिव हो गई है। तो ये मुख्य बात है। बात हम आगे करते, अगले आर्टिकल पे आते हैं, बात वीट की। थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी, आपको बताया था कि विशु और बैसाखी क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, रबी की फसल कटती है तो हार्वेस्ट होता है। अब हम बात इकोनॉमी की करेंगे। हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो आर्थिक जगत से कितनी ज्यादा घुली मिली है, इस चीज को समझिए। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी से कितना जुड़ा हुआ है, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो इकोनॉमी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब हमारा रबी का फसल है, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फसल किसकी होती है? वीट की। वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दो फसल के चक्र होते हैं, खरीफ का और रबी का। तो रबी का जो फसल है उसमें वीट की सबसे इंपॉर्टेंट फसल है, और ये सर्दी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना मौसम ठंडा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा वीट की फसल होगी। तो आइए इस पे देखते हैं। इस बार वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत अच्छा फसल होने वाली है, पैदावार होने वाली है पिछली बार से ज्यादा, क्योंकि इस बार सर्दियों का सीजन यहाँ पे अच्छा गया। तो हम समझते हैं कि वो कैसे अच्छा था। देखिए, रबी के जो हार्वेस्ट है, वीट इसमें मेन क्रॉप है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये बोई जाती है। पंजाब हरियाणा मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं उगता है। फेवरेबल विंटर कैसी है कंडीशंस इस बार रही है, जिससे इसकी यील्ड ज्यादा होने की संभावना है। और इस कौन कौन सी कंडीशंस को हम फेवरेबल कहेंगे, ये थोड़ा सा बात ज्योग्राफी की हो जाती है यहाँ पे, कि कौन कौन से कंडीशंस वीट की क्रॉप के लिए फेवरेबल है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो टेम्परेचर की सेंसिटिव क्रॉप है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर सर्दी के सीजन में सर्दी नहीं पड़ी तो गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी, इस चीज को समझिए। लेकिन इस सीजन में, सर्दी के सीजन में अच्छी सर्दी पड़ी थी, कोल्ड कंडीशंस थी, तो इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है। साथ में इस बार
कोहरे के दिन भी कम थे। कोहरे के दिन कम होंगे तो क्या होगा, आसमान साफ होगा, धूप अच्छी मिलेगी, धूप अच्छी मिलेगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस बार कोहरे के भी दिन कम थे। दूसरी बात, इस बार जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया और बीच बीच में हल्की हल्की बौछारें बारिश होती रही। तो जो सर्दियों के सीजन में बारिश होती है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ। सर्दियों के सीजन में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जबकि गर्मियों के बाद आने वाली बारिश मानसून के कारण से होती है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश होती है उसकी खास बात क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी सी बौछार गिरती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो वो हल्की हल्की से जो बौछार होती है वो माइक्रो इरिगेशन का काम करती है। जितना पेड़ को पानी की जरूरत होती है बस उतना ही गिरती है, ज्यादा फ्लडिंग भी नहीं होती इससे। तो इस तरीके से ये जो बारिश होती है ये फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस बार वो जो बारिश है अगर वो एक ही जगह इकट्ठा रहे, यानी एक ही हफ्ते में सारी बारिश हो जाए, और उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि पूरे 3 महीने की अवधि में थोड़ी 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 बारिश होती रहे। तो इस बार वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रही थी, इसलिए भी इस बार ये फेवरेबल कंडीशन में कहा जाएगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंटर रेनफॉल फेवरेबल कंडीशन में कहा जाएगा, इसलिए सारी कंडीशंस इस बार फेवरेबल रही हैं, इसलिए हमारी गेहूं की पैदावार ज्यादा होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं कितनी पिछले साल हुई थी। 2023-24 की बात करें तो पंजाब में जो एवरेज जाता है 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल, ठीक है। इस बार उम्मीद है 60 कुंटल आने वाला है 1 हेक्टेयर में, जबकि हरियाणा में 1 हेक्टेयर में 45 कुंटल के आसपास एवरेज है, इस बार वो 50 कुंटल होने वाला है। पंजाब का टोटल उपज जो होता है 180 लाख हेक्टेयर के आसपास कुंटल के पास होने वाली है, और जो हरियाणा की है 125 लाख टन के आसपास उसका उत्पादन होने वाला है। तो इस समय ये सारी बात अच्छी जा रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बैसाखी के समय बारिश हुई, कहीं कहीं पे ओले गिरे, ये बहुत नुकसान कर देगी फसलों को। ये बेमौसम बरसात है और इससे नुकसान हो सकता है। बात आगे करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं कोऑपरेटिव्स की, ठीक है। कोऑपरेटिव्स आप सब जानते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत में जो सफल हुआ है वो है अमूल का, ठीक है। डेयरी मिल्क उत्पादन गुजरात में एक मूवमेंट चला, जैसे हरित क्रांति हुई थी, हमने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बात की, वैसे ही श्वेत क्रांति भी हुई थी, मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो केरल के रहने वाले हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ मिलके, प्रधानमंत्री ने उनके साथ मिलके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीज बोए थे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो उस समय जो हमारी श्वेत क्रांति हुई थी वो अमूल मूवमेंट, ऐसे तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मगर वो सफल नहीं हो पाई, जबकि अमूल एक ऐसा ब्रांड बन के उभरा है जो कि ग्लोबल हो चुका है और बाकी के प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को अच्छी टक्कर दे रहा है, ठीक है। उसी तरह कुछ और भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे कर्नाटक में नंदिनी, और उसी तरह कुछ और ब्रांड्स भी हैं जो कॉर्पोरेट, जैसे आपने सुना होगा इंडियन कॉफी हाउस, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है केरला की। तो इस तरीके से कुछ ब्रांड्स हैं जो सफल है, मगर ज्यादातर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो किस किस तरीके से ऐसा क्यों हुआ? कारण ये कि सरकारों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ध्यान नहीं दिया, उसको एक फोकस नहीं किया। तो हमारे गृह मंत्री ने हाल फिलहाल में भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था, जहां पे भाषण में उन्होंने ये बात बोली कि अभी तक की सरकारों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, उनको फंड्स एलोकेट नहीं किए थे। और सबसे बड़ी बात, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक है वो हमारे पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये हमारा स्टेट लिस्ट का मैटर है, इसमें ये हमारा इसमें केंद्र सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इस कारण से भी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये राज्य की पॉलिसी पे निर्भर करती है, राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग राज्यों में इनकी स्थिति अलग अलग है, कहीं की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत अच्छी भी हैं, कहीं पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सारे कारण हैं। एक तो ये राज्य संबंधी विषय, राज्य सूची से संबंधित विषय है, दूसरा कि इस पे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अब हमारे गृह मंत्री का कहना है कि उन्होंने इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री का गठन किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मिनिस्ट्री का गठन किया है, जिससे नेशनल लेवल के स्तर पे सारी कोऑपरेटिव्स के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। हमने मॉडल पॉलिसी बना दी। हम पॉलिसी राज्यों के ऊपर थोप नहीं सकते क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। हमने एक मॉडल पॉलिसी बना दी। अब राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करें या उसमें कुछ चेंजेस करके अडॉप्ट करें। तो ऐसा कई सारे राज्य हैं जिन्होंने हमारी मॉडल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इस कारण से अब भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट दोबारा से मजबूत होने लगा है, ऐसा दावा किया है हमारे गृह मंत्री ने। तो ये पूरी बात है, ये मैंने आपको पूरी बता दी। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई गई है और मध्य प्रदेश खास तौर पे किन किन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटी सफल हो सकती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है या कृषि है या फिर कोऑपरेटिव फील्ड्स, इस तरह की कुछ क्षेत्र है जहां पे ये हमारा ये सफल हो सकता है। तो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं अपने अगले आर्टिकल के डिस्कशन में, जो कि है सेविंग्स के ऊपर। तो ये सेविंग्स कैसे हो रही है अर्बन, ये भी आर्टिकल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है हमारे, और बात हो रही है आरबीआई के द्वारा कंडक्टेड सर्वेस की। आरबीआई ने कुछ सर्वे कंडक्ट किए थे शहरों में भी और गांव में भी। ये सर्वे है परसेप्शन सर्वे, लोगों से बातचीत करके उनका नजरिया पूछा गया था। तो वो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं कि लोगों का नजरिया क्या है। इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं शहरी लोगों को, अर्बन लोगों के बीच में और गांव के लोगों के बीच में, हमारी इकोनॉमी की स्थिति को जो बताती हैं, आइए वो देखते हैं। तो ये बात है सेविंग्स की, जो खासतौर पे अर्बन इंडिया पे फोकस करते हुए। तो ये आरबीआई ने परसेप्शन सर्वेस किए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सर्वे कंडक्ट किए गए हैं मार्च 1 से लेके मार्च 10 के बीच में 2025 के, और 19 मेजर शहरों में और कई गांवों में ये सर्वे किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। और इसमें जो मेन पॉइंट्स निकल के आए हैं, जो डेटा निकल के आया है, उस डेटा की समरी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है, आपको रटना नहीं है डेटा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर राइटिंग के लिए अपने पॉइंट्स चाहिए। तो आंसर राइटिंग में ये पॉइंट्स हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे आप ट्रेंड्स को कोट कर सकते हैं और सर्वे को कोट कर सकते हैं, किस सर्वे से आप कोटेशन दे रहे हैं। तो ट्रेंड्स क्या है कि लोगों का जो परसेप्शन है वो एक खास तौर पे अर्बन एरियाज में, वो ये है कि जो हमारे जॉब्स तो ठीक ठाक हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि जॉब्स की कमी है, जॉब्स हैं, लेकिन इनकम्स बढ़ नहीं रही, यानी इनकम की ग्रोथ रुकी हुई है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, वो रुकी हुई है काफी सालों से। और इस दौरान कमोडिटीज के प्राइसेस, उनके दाम बढ़ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इनकम वही रुकी हुई है, चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो खर्चे बढ़ गए हैं, ये लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो सेविंग्स घट रही हैं। ये मेन पॉइंट निकल के आता है। इससे ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम ये अर्बन लोगों का मानना है, लोगों के परसेप्शन में इकोनॉमी में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन इनकम के रेट्स बढ़े नहीं है और एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। ये मेन पॉइंट निकल के आया है और ये इतना ही काफी है। इसके अलावा डेटा जो दे रखा है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, और ये मेन ट्रेंड्स काफी हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे अपने अगले आर्टिकल की। इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्टिकल है जो कि हमारे इकोनॉमी से रिलेट होता है। जीएस पेपर 3 में आर्टिकल पेज नंबर 11 में दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। इसमें क्या बात हो रही है कि जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम 10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 2 सालों में। 10 लाख करोड़ पूरे देश में। इसमें खास फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में और ईस्टर्न इंडिया में, जो भारत के ईस्टर्न देश राज्य है। इसमें उन्होंने बात कही कि जो नहाई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो रोड्स हाईवेज का नेटवर्क है 2014 में, यानी कि अभी की सरकार आने के पहले लगभग 91,000 किलोमीटर्स के आसपास थी, जो कि अब बढ़ के 1,46,000 किलोमीटर्स के आसपास के हाईवेज हो चुके हैं। तो उन्होंने एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया पिछले 10 सालों में
कितनी नई हाईवेज डेवलपमेंट हुई, लगभग 50,000 किलोमीटर्स की डेवलपमेंट हुई है। फोकस नॉर्थ ईस्ट पे होने वाला है और वहाँ की सड़कों को वो विदेशी सड़कों जैसे जितने हाईवेज जितना अच्छा बनाने का प्लान है। और यहाँ पे खास तौर पे इम्पोर्टेंस इसलिए, एक तो नॉर्थ ईस्ट में विकास कम हुआ है, अभी तक जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे बॉर्डर के नजदीक हैं, तो वहां पे हाईवेज का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है चीजों को सप्लाई करने में। और किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या कोई बॉर्डर में कोई हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, ऐसे केसेस में हमें राशन और बाकी चीज सप्लाई करने में हाईवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे पूरब के राज्य हैं, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बंगाल, ये सारे राज्यों की जो बात की जाए तो यहाँ पे 780 से ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट सैंक्शन है अगले 2 साल में। लगभग 4.25 लाख करोड़, 3,75,000 करोड़ के आसपास है फिगर। आपको फिगर रटने नहीं है, आपको 4.25 लाख करोड़ यानी कि 3.75 लाख करोड़ के आसपास का उसमें इन्वेस्टमेंट है। और लगभग 21,000 किलोमीटर की हाईवेज वहाँ पे प्रोजेक्टेड है, डेवलप प्लान है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट और किया उन्होंने, नागपुर में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कि कॉस्ट इफेक्टिव बसेस चलाई जाएंगी जो ऑल्टरनेट फ्यूल पे, जो कि नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होगा, प्रदूषण नहीं करता होगा, उस पे चलती होंगी। और 135 सीटर बसेस होंगी, ये नागपुर में चलाई जाएंगी, यानी काफी लंबी बस होंगी, 135 सीट होंगी उसमें। मास ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, नए प्रोजेक्ट की तरह लागू किया जाएगा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल क्या होता है? इसमें आप टेंडर दे देते हैं किसी प्राइवेट संस्था को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस या कंपनी उसे डेवलप करती है, और डेवलप करने के बाद उसने जितना इन्वेस्ट किया होता है पैसा, उस पैसे को वापस निकालने के लिए उसको ऑपरेशन के राइट्स दे दिए जाते हैं, कि जब उसने डेवलप किया सिस्टम, उसको ऑपरेट भी करने का, और उससे वो अर्न कर सकती है रेवेन्यू, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको ऑपरेट करने के राइट्स होते हैं। और उस टाइम पीरियड की एक्सपायरी के बाद वो जो असेट्स बनाए हैं कंपनी में, वो नेशनल एसेट्स हो जाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती है। ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल है। इसमें फायदा क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आता है, और राष्ट्र को वो संपत्ति एक टाइम पीरियड के बाद मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर भी उसमें बेनिफिट भी कमा सकता है, अपना एक प्रॉफिट भी कमा सकता है इन्वेस्टमेंट के करने के बाद। तो ये एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा मॉडल है। उस मॉडल के अंतर्गत इसको ये प्रोजेक्ट पायलट नागपुर में रन किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश के बाकी हिस्सों में, जैसे दिल्ली टू जयपुर के बीच में भी इन चीजों को स्टार्ट किया जाएगा बाकी रूट्स में। अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमी के लास्ट टॉपिक पे। जो आर्टिकल है वो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लागू की हैं, और जिससे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बहुत हलचल हो गई है, उसको लेके क्या है वो आर्टिकल, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आर्टिकल हमारे इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही एंगल से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 8 में ये एनालिसिस दी गई है 14 अप्रैल के न्यूज़पेपर में। और ये आर्टिकल क्या है कि इसको मैंने रीअरेंज करके मैंने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले तो यूएस जो है वो अभी तक फ्री ट्रेड का चैंपियन रहा है। उसने क्या कहा है, हमेशा से ग्रेटेस्ट चैंपियन रहा है वो फ्री ट्रेड पॉलिसी का, और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है। ग्लोबलाइजेशन भी आपका एक टॉपिक है आपको जीएस पेपर 1 में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ये एक टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 में भी है। इस चीज को ध्यान रखिए, सिलेबस से हमेशा इसको लिंक करते चलिए। तो ग्लोबलाइजेशन
का हमेशा से एक तरीके से यूएस आगे से आगे उसको प्रमोट करता रहा है 28th सेंचुरी के पूरे दौरान। अभी उसने हाल एकदम से पॉलिसी को रिवर्स किया है। तो यूएस में अभी तक कितना टैरिफ होता था, अभी तक जो वो कोई भी देश से इंपोर्ट करता था तो यूएस उसमें 2 से 3% टैरिफ टैक्स ही लगाता था। यानी कि 100 रुपए की चीज वहां पे 102 रुपए में या 103 रुपए में डॉलर में बेची जा सकेगी। ये अभी तक ऐसा सिनेरियो था, मगर अब ये सिनेरियो बदल गया है, बदलने वाला है। यूएस में हाई कैपिटा इनकम है, लोगों की इनकम्स अच्छी हैं, और ऐसे में अगर वहां पे टैरिफ भी लो हो तो ये बहुत फायदा करेगा बाकी के देशों को एक्सपोर्ट करने में। यूएस एक्सपोर्ट करने के लिए बाकी के देश यूएस एक्सपोर्ट करते थे और वो फायदे में रहते थे, क्योंकि वहां पे उनको उनकी चीजों के दाम मिल जाते थे, लोगों की इनकम अच्छी थी तो पेमेंट कैपेसिटी अच्छी थी, और गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती थी वहां के, केवल 2 से 3% ही टैक्स था। तो ये अमेरिका को एक अट्रैक्टिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कि ज्यादातर लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट्स करना चाहते थे, ज्यादातर कंट्रीज अमेरिका में एक्सपोर्ट्स करना चाहती थी। इससे वो मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में करते थे, जैसे बांग्लादेश, इंडिया या चाइना में, और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी कम आए और एक्सपोर्ट अमेरिका में करके वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते थे। लेकिन अब ये चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है कि वहां के प्रेसिडेंट ने पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है। पॉलिसी के अंतर्गत अब वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन का ठीक उल्टा पॉलिसी होगा, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट बहुत हाई टैरिफ टैक्सेस लगा के एक्सपोर्ट्स पे, जो बाहर के एक्सपोर्ट्स पे, वो अपने देश के अलग अलग बिजनेस हाउसेस को प्रोटेक्ट करती है बाहर के कंपटीशन से, ताकि बाहर के लोग अपना सामान यहाँ ना बेच पाए। तो उनको कंपटीशन यहाँ के जो इंटरनल लोग हैं, इंटरनल कंपनीज हैं, उनको compete ना करना पड़ेगा, compete नहीं करना पड़ेगा बाहर के फॉरेन के एक्सपोर्ट से। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, तो ये एक तरीके से रिवर्स पॉलिसीज हैं। अभी एकदम से पॉलिसी रिवर्सल हुआ तो इससे बहुत ज्यादा टर्मोइल हो गया। हम देखेंगे कैसे टर्मोइल हुआ। डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यूएस प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया, और इसको उन्होंने अप्रैल 2 को अनाउंस किया और बोला कि 10% टैरिफ, अभी तक 2 या 3% रहता था, अब 10% टैरिफ उन्होंने सब पे लगा दिया। ठीक है, बेस लाइन टैरिफ जिसको कहेंगे, 10% टैरिफ सारे ही नेशंस पे उन्होंने लगा दिए, और इसको उन्होंने कहा अमेरिका का लिबरेशन डे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका जो था वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल था। बाकी देश तो अपने यहाँ टैरिफ लगाते हैं 20% 26% का, लेकिन अमेरिका केवल 2% का चार्ज करता है। इससे अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के फेवर के नेगेटिव के फेवर में नहीं रहता है। अमेरिका जब किसी दूसरे देश में अपना सामान बेचने जाता है तो वहां पे उसके प्रोडक्ट्स को 26% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जबकि दूसरा देश अमेरिका में बेचना आता है सामान, उनको केवल 2 या 3% टैक्स देना पड़ता है। तो अब अमेरिका ने कहा कि ये इनजस्टिस है, ये गलत है, अब हम भी इक्वल और रिवर्सेबल टैक्सेस लगाएंगे। जो कंट्री हम पे 26% लगा रहा है, हम भी उस पर 26% लगाएंगे। जो कंट्री हम पे 14% लगा रहा है, हम उन पे 14% लगाएंगे। यानी कि रिवर्स टैरिफ लगाएंगे, जितना आप हमारे पे टैक्स लगाएंगे उतना ही हम भी आप पे टैक्स लगाएंगे। ये पॉलिसी अब यूएस अपनाने वाला है, और इसके अंतर्गत इसलिए अमेरिका को लिबरेशन, आज वो आजाद हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया। और एक्चुअली 10% टैरिफ उन्होंने सारे ही इंपोर्ट्स पे लगा दिए। और एक्चुअली ऐसा इस जो था, ये जो डॉलर था वो बहुत ही पावरफुल करेंसी था, इसलिए यूएस इस चीज को इस ऐसी स्थिति को बर्दाश्त कर पाता था जहां पे वो खुद बहुत कम टैरिफ लगाता था और बाकी देशों के ऊपर लोग ज्यादा टैरिफ लगाते थे उसके ऊपर। लेकिन क्यों वो ऐसी स्थिति इसलिए थी क्योंकि डॉलर जो था वो बहुत डोमिनेंट था। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है चाइना का था। चाइना ने जो है यूएस को 2022 में 576 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट केवल 154 बिलियन डॉलर का हुआ। तो यूएस को घाटा हुआ, व्यापार घाटा, ट्रेड लॉस हुआ। तो यूएस का जो ट्रेड लॉस था वो बहुत बड़ा हो गया था, वो 1300 बिलियन का हो गया था। यानी कि उनके जीडीपी का 5% उनको ट्रेड लॉस हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट में जा रहा था।
तो यूएस इसके बावजूद ऐसा कर पा रहा था क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग था, और डॉलर के स्ट्रांग होने में चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। चाइना की मदद से यूएस का डॉलर मजबूत था। कैसे? देखिए, चाइना जो है वो क्या करता था, बहुत सारे जितना भी हमारा ट्रेड सरप्लस होता था, यानी कि जितना भी एक्सेस मनी चाइना ने अर्न किया, क्योंकि उसको यूएस में टैक्सेस कम देने पड़े, तो वो एक्सेस मनी वो अमेरिका में ही स्टोर करके इन्वेस्ट करके रखता था। वो अमेरिकन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता था। इससे अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हो जाता था। तो ऐसे इस तरीके से दो वर्ल्ड की जो दो बड़ी इकोनॉमीज थी, यूएस और चाइना, दोनों ही बेनिफिट में थे। यूएस को बेनिफिट ये था कि चाइना के ट्रेड सरप्लस की वजह से यूएस जो है वो अपने डॉलर को स्ट्रांग कर पा रहा था, और चाइना को बेनिफिट ये था कि चाइना को वहां पे कम से कम टैरिफ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था। ये हमने चाइना के इस रीजन से, चाइना जो है वो वहां के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता था। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये चेंज होने वाली है, क्योंकि इस इस पॉलिसी से जो अभी तक यूएस फॉलो कर रहा था, जहां पे वो बाकी के कंट्रीज में 2 से 3% ही टैरिफ लगाता था, इसकी वजह से अमेरिका के अंदर की इंडस्ट्रीज कमजोर होने लगी। क्योंकि अंदर की इंडस्ट्रीज क्या थी, उनको बाहर के कंट्रीज से कंपटीशन झेलना पड़ता था, खास तौर पे चाइनीज प्रोडक्ट से। चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते थे, और अमेरिकन नेशन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो जो बहुत महंगी थी, तो उनके वही प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे बिकते थे, तो कोई अमेरिकन प्रोडक्ट्स लेता नहीं था, सब लोग चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीद रहे थे। तो अमेरिकन कंपनीज घाटे में जा रही थी, ये समस्या थी। इस समस्या की वजह से अमेरिका में एक बहुत ज्यादा आक्रोश था जनता में। एक जो अमेरिकन कंपनीज में काम करने वाले ज्यादातर मिडिल एज व्हाइट अमेरिकन थे, तो मिडिल एज व्हाइट अमेरिकन जो थे उनके अंदर गुस्सा था वहां की सरकारों को इस पॉलिसी के लिए। तो ट्रंप ने चुनाव के पहले वादा किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उसका जो प्रॉमिस था, उसका मतलब ये था कि हम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा रिवाइव करेंगे। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होने से क्या होगा, यानी कि अमेरिकन कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कराएंगे, ट्रेड टैरिफ लगाएंगे बाहर की कंपनियों पे, खासतौर पे जैसे चाइनीज कंपनीज हैं उन पे टैरिफ लगाएंगे। इससे क्या होगा, चाइनीज प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, और अमेरिकन कंपनीज जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्ते पड़ेंगे। तो इस तरह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे अमेरिका में, और अमेरिकन कंपनीज प्रॉफिट करेंगी। तो उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को प्रॉफिट देने का वादा किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इससे यूएस में जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट होंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग होगी, ऐसा सोचा गया है। ये सोच के उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ये ट्रेड टैरिफ लगाए। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड टैरिफ लगाए, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड टैरिफ लगाए, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्रॉमिस था टू रिवाइव यूएस मैन्युफैक्चरिंग। और लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान भी होगा, अमेरिका को भी कुछ पेन सहना पड़ेगा, कुछ दर्द सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर के चाइनीज प्रोडक्ट्स में जो कि सस्ते आ रहे थे, अब उनमें ट्रेड टैरिफ लगा के उन्हें महंगा कर दिया गया, तो इससे चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो एज अ कंज्यूमर, जो वहां के कंज्यूमर्स हैं उनको अब वही चीजें महंगी मिलेंगी। तो पहली चीज इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन होगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि इससे सबसे पहले नुकसान क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा। अमेरिकन को भी चीजें महंगी पड़ेंगी, और इससे महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में भी। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, क्या इसकी वजह से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव हो पाएगी? ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपने चाइनीज चीजों के दाम बढ़ा दिए तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स होने जरूरी हैं। कंपनीज को अपने बेस्ट आउटपुट देना पड़ेगा, एफिशिएंसी देनी पड़ेगी, तब जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होगी। क्या वो चीज करनी पॉसिबल होगी, ये अभी देखना बाकी। अभी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव हुई नहीं है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ जाएगी। ये इस आर्टिकल का हमारा एक समरी बन के आती है कि जो यूएस ने अपनी पॉलिसी रिवर्स की है, इससे उनकी इंटरनल इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी, ये तो बात की बात है, अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन महंगाई जो बढ़ गई, ये बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ गया है। अगर हम अलग अलग देशों
में कितने टैरिफ लगाए गए इसकी बात करें तो देखिए 25% टैरिफ लगाए हैं उन्होंने मैक्सिको में और कनाडा में, दोनों ही अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। तो मैक्सिको में भी 25% और कनाडा में भी 25% टैरिफ लगाए हैं। ये उन्होंने अप्रैल के अनाउंसमेंट के पहले ही फरवरी में ही कह दिया था कि हम मैक्सिको में 25% और कनाडा पे 25% लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा लगभग 60 कंट्री हैं जहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं, जिसमें से जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पे 20% टैरिफ लगा दिया गया, जो पहले 2 से 3% हुआ करता था, अब वो 20% होगा। उसके अलावा भारत पे 26% टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि भारत भी यूएस प्रोडक्ट्स में 26% के आसपास टैरिफ लगाता है, इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत भारत के प्रोडक्ट्स को भी 26% का टैक्सेस वहां पे देना पड़ेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं। उसके अलावा वियतनाम में 46% के आसपास टैरिफ लगाया गया है। तो यूएस जो है सबसे ज्यादा टैरिफ जो लगाया है वो चाइना पे लगाया है। चाइना में कितना लगाया गया है 145%। चाइना पे 145 सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाए गए हैं चाइना पे, जो कि अपने चाइना से अपना जितना भी वो इंपोर्ट करता है उसका 1/6 इंपोर्ट कहां से आता है, चाइना से। तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइनीज गुड्स का। उन गुड्स को 145% टैरिफ उसने यूएस ने अब लगा दिया है। और इससे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, देखिए जब भी पॉलिसी रिवर्स होती है, जो मार्केट होता है ना, सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है या बाकी के देशों के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो मार्केट्स बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स पे चलते हैं। सेंटिमेंट, इन्वेस्टर्स को जब कॉन्फिडेंस आता है, जब विश्वास होता है कि पॉलिसी स्थिर रहेगी, उनको अपनी ग्रोथ नजर आती है, तब उन पे विश्वास होता है, तब वो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अस्थिरता होती है, इनस्टेबिलिटी होती है, तो निवेशक क्या करते हैं, अपने पैसे वापस खींच लेते हैं मार्केट से, वो सेल ऑफ कर देते हैं। तो यही हुआ, जब जैसे ही एकदम से रिवर्सल हुआ, पॉलिसी रिवर्सल जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नेशंस में जो स्टॉक मार्केट्स है वो गिर गए, बहुत ज्यादा गिराव नोटिस किया गया। भारत में हालांकि फिर से रिवाइवल हुआ है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो वीक हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे मार्केट्स में लॉस हुआ। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी कंपनियों की कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग चाइना को सिंगल आउट करते हुए बोला है कि हमने बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन पे जो टैरिफ लगाए उन पे पॉज लगा दिया, यानी कि जो अगले 3 महीनों के लिए उन्होंने लगभग अपनी पॉलिसी को लगभग 90 दिन के लिए अपनी पॉलिसी को पॉज कर दिया है। यानी टैरिफ लगाए जाएंगे लेकिन वो टैरिफ अभी अगले 3 महीनों के लिए प्रभावी नहीं होंगे। इससे सारी कंट्रीज को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। एकदम से पॉलिसी चेंज होने से जो एकदम से प्रभाव आया, उसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। अब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील्स के लिए उनको निगोशिएट करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगी उतनी जल्दी उनका टैरिफ सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उनको 3 महीने का टाइम मिला है। लेकिन चाइना को यूएस ने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया। चाइना पे 145% टैरिफ लागू है। चाइना ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, चाइना ने कहा है कि वो मरते दम तक लड़ाई करेंगे, यानी कि एक तरीके से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है दो बड़े इकोनॉमिक पावर्स के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। चाइना ने कहा है, चाइना ने भी इक्वली यूएस इंपोर्ट्स पे 125% टैरिफ लगा दिए हैं। तो यूएस ने चाइना पे 145% और चाइना ने यूएस पे 125% टैरिफ लगा दिए हैं। तो लेकिन चाइना ने रिटेलिएट इसलिए किया, अगर इस चीज को समझा जाए, क्योंकि चाइना को पहले से पता था कि ये स्थिति कभी ना कभी आएगी जब यूएस के साथ उसको ट्रेड वॉर करना पड़ेगा। इसलिए चाइना पहले से तैयारी कर रहा था। चाइना के पास तैयारी अच्छी है, इसलिए चाइना अफोर्ड कर सकता है यूएस के सामने खड़ा होने की, उसका विरोध करने की। इंडिया के पास उतने ऑप्शंस नहीं हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। इंडिया के पास उतने ऑप्शंस नहीं है। चाइना के पास ऑप्शंस इसलिए क्यों हैं, क्योंकि वो शांति से इस चीज की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी डिपेंडेंसी यूएस इकोनॉमी पे धीरे धीरे कम करता गया। यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी का रेशियो होता है वो हमारा 35% से घट के अब केवल 19% हो गया।
अब चाइना का जीडीपी अपने एक्सपोर्ट्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, जीडीपी बाकी चीजों पे डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी उसकी 35% से घट के 35% कब थी 2012 में, और 2023 में 9 साल बाद 20% के आसपास आ गई है। उसके अलावा जो चाइना यूएस से 21% अपने इंपोर्ट्स करता था 2006 में, वो अब घट के 16% हो गए हैं। तो चाइना जो अपना एक्सपोर्ट करता था यूएस में वो 21% करता था, अब घट के 16% हो गए। इस तरह से चाइना जो है पहले से काफी स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रहा है, अपनी यूएस पे डिपेंडेंसी कम करता आया है। तो उसे पता था कि एक दिन यूएस के साथ उसका वॉर, ट्रेड वॉर होगा, उसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, वो इस चीज को सर्वाइव कर सकता है। और चाइना ने यूएस टैरिफ को बाईपास करने के लिए पहले से ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज में करनी शुरू कर दी। कई बहुत सारी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वियतनाम में होती है, तो इस तरीके से उसके ऊपर चाइना वाले टैरिफ नहीं लागू होंगे। है वो चाइनीज कंपनी ही, लेकिन उस पर 125% की जगह 45% ही टैरिफ ही लगेगा, क्योंकि वियतनाम 45% टैरिफ लागू करता है। तो इस तरह से देखते हैं चाइना ने बहुत ही सोचे समझी रणनीति के तहत पहले से तैयारी कर रखी थी इस सिचुएशन की, और इसलिए चाइना इस चीज को फेस कर सकता है। उसके अलावा चाइना ने और तैयारी में क्या क्या किया था, उसने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन पे, खासतौर पे टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसे पता था यूएस उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने देगा, इसलिए उसने पहले से ही टेक्नोलॉजी पे काफी इन्वेस्ट किया और अपने खुद की पैरेलल सिस्टम्स डेवलप कर लिए। इसलिए चाइना की तैयारी अच्छी है। इंडिया के पास इतने ऑप्शंस नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने उतनी ऐसी तैयारी नहीं की है, और हमारा अभी देखिए कुछ कुछ चीजें अभी भी इंडिया के फेवर में है। पहला पॉइंट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो कम है, यानी कि जो हमारा जीडीपी है, बास्केट है, जो जीडीपी हमें जिससे मिलता है, उसमें एक्सपोर्ट्स का बहुत कम रेशियो है। इससे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसलिए टैरिफ बढ़ने से भी बहुत कम प्रभाव पड़ने वाला है इंडिया पे। ये इंडिया के फेवर में पॉइंट है। दूसरी बात कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है और सर्विसेज हैं, उस पे यूएस ने अभी टैरिफ नहीं लगाए हैं। लेकिन ये भी एक पॉइंट कह सकते हैं इंडिया के फेवर में, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है। जब यूएस ने इतनी बड़ी पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो इस तरह की छोटी छोटी पॉलिसीज तो कभी भी चेंज कर सकता है कि वो फार्मा पे भी टैरिफ लगा सकता है। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट हमारे फेवर में है कि हमारी मेन एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल की है, दवाइयों की है, उस पर यूएस ने टैरिफ नहीं लगाए हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं यूएस पे, वो बेसिकली ट्रम्प ने तो इंडिया को किंग ऑफ टैरिफ बोला है, क्योंकि 2019 के बाद इंडिया ने यूएस के इंपोर्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से अब इंडिया को भी बढ़े हुए टैरिफ्स फेस करने पड़ेंगे 26% के। और हमारा जो सबसे ज्यादा द बिगेस्ट चंक ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को ही होता है, और कोई भी रिडक्शन जो होगा वो इससे हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग कम हो जाएगी। जो टैरिफ लगे उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट पे जो अर्निंग होती थी वो बहुत कम हो जाने वाली है, ये हम पे प्रभाव पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब हमें उसे रिवाइव करने पे फोकस करना है। इंडिया को भी चाइना की तरह कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, और अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। मैन्युफैक्चरिंग जितनी स्ट्रांग होगी, कुछ हमारे स्कीम्स है जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, वो हमारी ऑलरेडी है इफेक्ट में, मगर इससे मैन्युफैक्चरिंग हमारी अभी उतनी रिवाइव हुई नहीं है जितना होना चाहिए था। उसके अलावा इंडिया के पास एक क्लियर कट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए। हमें पॉलिसी लेवल पे अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने आप को यूएस के ऊपर कम डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ताकि यूएस जो भी पॉलिसी चेंजेस करे इंडिया की इकोनॉमी पे कोई खराब इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी इम्पैक्ट होने वाली है, तो नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये है हमारा आज के इस आर्टिकल का एनालिसिस कि ट्रंप ने जो पॉलिसी रिवर्सल की है, टैरिफ बढ़ाए, उसका इंडिया पे क्या प्रभाव है, इंडिया किस पोजीशन में उसे डील करने में, और चाइना के से कंपेयर भी किया हुआ है हमने इस आर्टिकल में। तो इस सेशन में इतना ही, हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नए आर्टिकल्स के साथ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।